नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने राज्य के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। बयान दिया है डेप्यूटी सीएम और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जो महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने वोट जिहाद की बात कही है और कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनावों में वोट जिहाद हुआ और हम धुले समेत 1 दर्जन से ज्यादा सीटें हार गए, वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। वहीं डेप्यूटी सीएम के बयान को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया है। महाविकास आघाड़ी के नेता डेप्यूटी सीएम को उनके बयान पर घेर रहे हैं और यह कह रहे हैं यह बांटने की राजनीति है। इसके लिए डेप्यूटी सीएम को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। सियासी जुबानी जंग के बीच डेप्यूटी सीएम के बयान के मायने क्या हैं, क्यों यह बयान दिया गया, इसकी पूरी पड़ताल करती हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। आज या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। देवेंद्र फडणवीस को शर्म आना चाहिए कि अगर वो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे हैं। 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणारे, तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की घड़ी आई, बीजेपी को धर्म की याद आई। पटेंगे तो कटेंगे से आगे बढ़ी बात, बोले चुनाव में होता है वोट जिहाद। बीजेपी कर रही है हिंदू मुसलमान, जिससे चुनाव में जीत हो आसान। प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी का एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ गई है। सीमा पर तनाव की बात पुरानी होती जा रही है। अब चुनावों के बहाने हमारे आसपास तनाव के माहौल का ताना बाना बुना जाता है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, ये बताया जाता है ताकि वोटों का फायदा हो। वैसे तो ये बात आम हो गई, लेकिन यकीन नहीं हो तो ये बयान देख लीजिए। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार वोट जिहाद देखा गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये कारगर नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में धुले सीट से हमारे प्रत्याशी 5 विधानसभा सीटों पर अच्छी बढ़त के साथ आगे चल रहे थे, लेकिन मालेगांव सेंट्रल विधानसभा की वजह से हम लोकसभा सीट हार गए। ये पहली बार नहीं है जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद की बात की। इससे पहले भी वो ये उठा चुके हैं। उनका कहना था कि राज्य के 48 में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ। उनका कहना था कि समुदाय विशेष के लोगों ने हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया। ज्या जागेवर 6 विधानसभेपैकी 5 विधानसभेमध्ये 1,90,000 मतांनी पुढे असलेला उमेदवार केवळ मालेगाव मध्य या एकाच विधानसभेत 1,94,000 मतांनी मागे जातो आणि 4,000 मतांनी निवडणूक हारतो। निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल, कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे, काळ सोकावतोय, तशा प्रकारे काळ सोकावताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। आज या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। देवेंद्र फडणवीस जिस धुले सीट की बात कर रहे हैं, उसमें 6 विधानसभा सीटें आती हैं।
जिनमें धुले रूरल, संखेड़ा, मालेगांव आउटर, बागलान, धुले सिटी और मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीटें हैं। यहां से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष रामराव भामरे की 3,831 वोटों से हार हुई, जिन्हें कांग्रेस के डॉक्टर शोभा दिनेश ने हराया। बीजेपी प्रत्याशी को 5,80,035 वोट मिले थे, तो कांग्रेस प्रत्याशी को 5,83,866 मत मिले। बीजेपी नेताओं को लगता है कि लोकसभा चुनाव में धुले के अलावा अमरावती, नांदेड़, अहमदनगर, बीड, भिवंडी, नंदुरबार, उस्मानाबाद, दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई और उत्तर मध्य मुंबई ऐसी सीटें हैं जहां वोटिंग का एक खास पैटर्न देखने को मिला, जिसकी वजह से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। इन सीटों पर वोटिंग के पैटर्न के आधार पर बीजेपी ने इसे वोट जिहाद कहा। देवेंद्र फडणवीस ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट जिहाद का मुद्दा उठाते दिखे और इंडिया गठबंधन पर निशाना भी साधा था। अब एक नया बात लेकर के आए हैं वोट के भूखे लोग। अब 2 चरण में उनकी दुनिया डूब चुकी, तो खुलेआम एक नया खेल लेकर के आए हैं और पढ़े लिखे कांग्रेस का खासम खास परिवार उसका प्रवक्ता है। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। हमारे देश में दशकों से ये वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, चुपचाप चलता था। पहली बार वो इतने हताश और निराश हो चुके कि खुलेआम अब वोट जिहाद की सार्वजनिक माइक पर घोषणा कर रहे हैं। इन बयानों के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान क्यों उठाई जा रही है। वोट जिहाद की बात करके बीजेपी ने पहली बार वोटरों को पोलराइज करने की कोशिश नहीं की है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया था, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो नतीजे मन मुताबिक नहीं आए। लेकिन फिर एक बार वोट जिहाद के मुद्दे को धार दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ही वोट जिहाद का जिक्र किया था और एक बार फिर अब इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। वहीं देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। इनके कंधों पर विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी है। वहीं महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बीजेपी नेताओं की ओर से हो रही है, जिसकी शुरुआत आगरा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। भारत विकसित भारत। इससे आगे बढ़े तो महाराष्ट्र दौरे के दौरान कमोवेश ऐसी ही बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की। कर रही है, सराबोर कर रही है। बहुत बहुत आभार माननीय। अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें
हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साफ है कि बीजेपी नेताओं की ओर से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जिसका मकसद महाराष्ट्र और झारखंड समेत देश के जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं वहां फायदा लेना है। महाराष्ट्र नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी बीजेपी के नेता हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी के नेता हर वो चीज कर रहे हैं जो कर सकते हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोंगे तो कटोंगे का नारा दिया। संघ ने भी इस नारे का समर्थन किया, उसे सही ठहराया और अब इस नारे के समर्थन में बैनर और पोस्टर्स भी लग रहे हैं। इसके पीछे का मकसद साफ है। बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी के बाद सबसे तगड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव का नतीजा देखें तो महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीट जहां इंडिया गठबंधन को मिली थी, वहीं एनडीए के हिस्से में केवल 17 सीटें आई। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो एनडीए में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को महज 9 सीटें मिली। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 7 सीट जीतने में सफल रही। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 1 सीट जीत पाई। वहीं इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। 17 सीटों पर लड़ी कांग्रेस 13 सीट जीतकर महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वापसी की है, जबकि शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट अपने नाम करने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी करने के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं को यह विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी स्थिति रहेगी। वहीं महायुति यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन की कोशिश सत्ता में बने रहने की, इसलिए वो वोट जिहाद जैसे मुद्दों का सहारा ले रही। लेकिन इसके बीच बड़ी बात यह भी है कि महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, कितनी सीटों पर कौन दल लड़ेगा, दोनों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाई। सिर्फ जल्द सहमति बनने की बात कही जा रही, जबकि नामांकन का काम पूरा हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो अहम है, कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर प्रत्याशी के जीत हार का फैसला करते हैं। कई सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक होता है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले महाराष्ट्र में 11.54% मुस्लिम हैं। संख्या में देखें तो ये 1.5 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की है। प्रदेश के 288 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें से 125 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। एक आकलन के मुताबिक 35 से 40 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ही किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार तय करते हैं। प्रदेश के 48 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक स्थिति में। 7 ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 11 से 15% मुस्लिम मतदाता वाली 11 सीटें हैं। बाकी सीटों पर 5 से 10% मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 के चुनावी नतीजों को देखें तो 10 मुस्लिम प्रत्याशियों को जीत मिली थी। इनमें कांग्रेस से सबसे ज्यादा 3 प्रत्याशी जीते थे, जबकि एनसीपी, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के 2-2 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं शिवसेना का एक मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचा था। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटर फैक्टर है। यही वजह है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जब वोट जिहाद का मुद्दा उठाया तो उस पर विपक्षी नेताओं की ओर से करारा हमला किया गया। देवेंद्र फडणवीस को शर्म आना चाहिए कि अगर वो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे हैं। वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और रही लव जिहाद की बात, तो राज्य के गृह मंत्री है, कितना 7.5 साल से वो राज्य के गृह मंत्री, एक लंबे समय कहाँ लव जिहाद हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों का आज तक कार्रवाई की। चुनाव के समय में इस तरह के जुमलेबाजी कर और धर्म की लड़ाई लड़ाकर बीजेपी जो राजनीति करती है, वो ओछी राजनीति खुद देवेंद्र फडणवीस करना चाहते हैं। क्या होता है वोट जिहाद, मुझे बताइए। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है,
हाँ, हिंदू है, अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। ये क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं, फडणवीस जैसे लोग? हाँ, ये गांधी का देश है ना। उनको कुछ एजेंडा ही नहीं है ना, कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ पार्टी तोड़ो और आईसी, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी छोड़ के सरकार ने किया क्या है? पार्टी तोड़ो, पार्टी का सिंबल लेके जाओ, और कौन किया क्या है इस सरकार ने? और वो उसके बाद महाराष्ट्र का अगर आप बजट देखें उसका तो दिवाला निकल रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, गडकरी साहब कह रहे, और आपके सबके चैनल पे जो डेटा और न्यूज़पेपर में डेटा आ रहा है वो यही कह रहा है कि ह्यूज डेफिसिट इन द बजट। भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है, डेवलपमेंट, विकास सबके नाम पे। तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या पता है इनको। और राज्य के होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, और संविधान की शपथ ली है, उन्होंने इस तरह की बात करना उनको शोभा नहीं देता। क्या है ये वोट जिहाद? क्या ये लव जिहाद? पहले भी इन्हीं के एक मंत्री है लोधा, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर बोला था कि लाखों केस लव जिहाद के महाराष्ट्र में हो गए। जब इंक्वायरी की मालूम किया तो टाई फिश खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी था ही नहीं उसमें। मगर इनको पोलराइज करना है, हर हद तक ये जा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने नफरती चिंटू को भी छोड़ दिया ना कि जाओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बको। विपक्षी नेताओं के वार के बीच सच्चाई ये भी है कि महायुति में शामिल एनसीपी अजित गुट की ओर से मुस्लिमों को प्रत्याशी बनाया गया है। एनसीपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पहले ही इसकी घोषणा की थी और मुस्लिम वोटर्स को लेकर सवाल करने वाले नेताओं पर भी सवाल उठाया था। मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे। तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। मी सर्व जाती धर्माला मानणारा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा एक समर्थक आहे। त्याच्यामुळे काही वाचाळवीर वेगवेगळ्या धर्माकरता, पंथाकरता, समाजाच्या करता टीका करतात, हे बरोबर नाहीये। संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांचं सगळ्यांना सारखं आहे, भेदभाव करता येत नहीं। वहीं अब चुनावों के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया तो विपक्ष की ओर से हमला बोला जा रहा है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की ओर से इसका बचाव किया जा रहा है। हे जे सध्याचे गृहमंत्री आहेत, सध्याचे म्हटलं थोड्या दिवसाचे असल्यामुळे शिवाजी महाराजांचा इतिहास आणि शिवाजी महाराजच त्यांना माहिती नाही। आता मुसलमानांना वोट जिहाद म्हणायचं असेल, त्या महाराष्ट्रातला गृहमंत्री या पद्धतीचं वक्तव्य करत असेल, ते महाराष्ट्रासाठी भूषणावं नाही आहे। त्यांनी जाहीर माफी मागावी या वाक्याची। तुमचे काही आमदार एका धर्माला शिवा देत निघालेले, आखरी चाललं काय महाराष्ट्रामध्ये? महाराष्ट्र की राजनीति पर नजदीक से नजर रखने वाले डिप्टी सीएम के बयान को रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बयान सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति विधानसभा में ना हो, लेकिन वोटर जागरूक हो। तो ये वोट जिहाद शब्द वैसे बीजेपी के लिए चुनावी राजनीति में एक नया वर्ड और जुड़ गया है, अगर कहें तो बीजेपी की डिक्शनरी में जुड़ गया है। इसके पहले लव जिहाद रहा, लैंड जिहाद रहा, वफ जिहाद रहा, बहुत सारी अलग अलग लाइन्स बीजेपी यूज करती रही है। लेकिन इस बार वोट जिहाद जो शब्द है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है लोकसभा चुनाव को लेके, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग पैटर्न रही है, जिस तरह से रिजल्ट आए बाद में, उसको लेके बीजेपी की जो चिंता है वो जाहिर हो रही है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से माइनॉरिटी वोट जो है बहुत ही कैलकुलेटिव अंदाज से उन्होंने अपने यूजलेस कैंडिडेट्स को चुनाव वोट ना दे के अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, यानी विनिंग कैंडिडेट की तरफ पूरी की पूरी वोट एक तरफ डाइवर्ट हुई थी।